दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर, ये हम लोग क्या है, पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर नाम क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर फर्स्ट है, भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, भौतिक विज्ञान। तो चैप्टर का नाम हम लोगों का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जो हम लोगों को फर्स्ट हेडिंग पढ़ना है, उसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश हम लोगों को फर्स्ट हेडिंग इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इसके बारे में मत दिया था सर्वप्रथम 2500 वर्ष पहले, यानी आज से 100 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। जिनका नाम क्या था, थेल्स था। उन्होंने क्या किया था कि अंबर नामक पदार्थ को, यानी जो अंबर नामक एक पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था। किससे रगड़ा था, ऊन से। यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ था उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े, के गुण, यानी आकर्षित करने का गुण क्या हो गया, विद्यमान हो गया। यानी जब उन्होंने रगड़ कर देखा तो वह क्या करने लगा कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन उस यानी इन बात पर कोई ने उस समय ध्यान नहीं दिया, यानी किसी वैज्ञानिक ने थेल्स के इस प्रयोग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे, गिलबर्ट। तो उन्होंने क्या बताया, इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने क्या बताया कि जिस प्रकार थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा था, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ को हम यदि किसी चीज से रगड़ दें तो उसके अंदर भी क्या होता है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो जाता है। तो इस प्रकार इस पर मतांतर चले। फिर बाद में आवेश का जो शुद्ध परिभाषा बना, यह बना कि वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाने की क्रिया वैद्युत आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। यानी वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने की क्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। वैद्युतमय होने का मतलब क्या हुआ कि उस पे क्या हो, धारा प्रवाहित होने लगे। वैद्युतमय होने का मतलब क्या हुआ, वहां पे धारा प्रवाहित होने लगे। तो जहां धारा प्रवाहित होने लगेगा, हम लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो जब वहां पे वह पदार्थ जब वैद्युतमय हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वह क्या हो गया है, वह आवेशित हो गया है। तो जो यहाँ पे हम लोगों का मत आता है कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है धन आवेश, एक क्या होता है हम लोगों का, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। एक हम लोग क्या होता है, ऋण आवेश। तो धन आवेश कब उत्पन्न होता है, धन आवेश तब उत्पन्न होता है जब किसी पदार्थ से जो उसमें कक्षक होते हैं, क्योंकि पदार्थ अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना है तो परमाणु में कक्षक होंगे। जो उसके कक्षक हैं, उस कक्षक से क्या हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो, छोड़ के चले जाएं। इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाएं, ये हम लोगों का मत है। कह रहा है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थों से उसमें कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाएं तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, हम लोगों का धन आवेशित। उसी प्रकार ऋण आवेशित क्या होता है कि उस कक्षा में क्या हो, एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रवेश कर जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, हमारा ऋण आवेशित हो जाएगा। वह पदार्थ कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित।
सो जब इसमें और प्रयोग किया गया तो इसमें क्या किया गया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। क्या किया गया? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। कांच की छड़ को एक बार रेशम से रगड़ा गया, रेशम से, और एक बार किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है वह कैसी होती है? धन आवेशित। कैसी होती है वो? धन आवेशित। और जब कांच की छड़ को हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब ये कैसी हो जाती है? ये रीढ़ आवेशित। ये हम लोग कैसा हो जाता है? रीढ़ आवेशित। ये हम लोगों का मत अभी तक चल रहा था। ये सब हमारा क्या है अभी? इस सब का यही है कि वैद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाने की क्रिया वैद्युत आवेश कहलाती है। आवेश कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होती है धन आवेशित, दूसरा होती है ऋण आवेशित। धन आवेशित कब होती है? जब पदार्थ से यानी पदार्थ में उपस्थित कक्षकों में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो? इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर क्या चले जाएं? बाहर चले जाएं, तो वो क्या हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। और जब कक्षा में इसी प्रवेश कर जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी? ऋण आवेशित। फिर बाद में मत आया कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धन आवेशित। और जब कांच की छड़ को हम लोग कैसे करते हैं? बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो कांच की छड़ होती है वो कैसी हो जाती है? ये ऋण आवेशित। अब उसके बाद हम लोगों का सेकंड ये हेडिंग लगाते चलिएगा। वैद्युत आवेश क्या होता है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैद्युत में हो जाने की क्रिया वैद्युत आवेश कहलाती है। ठीक, यहाँ से तो और यदि आप लोग इसका मात्रक लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? जो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है यह क्या होता है? कूलाम होता है। मात्रक इसका क्या होता है? कूलाम। वीमा क्या होगा इसका? वीमा। तो वीमा कैसे निकलेगा? देखिए क्यों बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? आई टी। आई मतलब हो गया एम्पियर, तो वीमा कैसे निकलेगा? एम्पियर का होता है ए, और टी का क्या होता है? समय सेकेंड, यानी क्या होगा? टी। तो इसकी वीमा क्या हो जाएगी? ए टी हो जाएगी। यानी वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, और वीमा इसकी क्या है? ए व टी है। अब इसके बाद हम लोगों का सेकेंड हेडिंग है, दूसरा हेडिंग है आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति। आवेशों की आवेशों की क्वांटीकरण क्वांटीकरण प्रकृति। प्रकृति, या इसको हम लोग कहते हैं मूल आवेश। इसका हेडिंग क्या है? मूल आवेश। तो यहाँ बात होती है कि मूल आवेश या आवेशों की क्वांटीकरण प्रकृति क्या है। तो क्वांटीकरण प्रकृति का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी पदार्थ हम लोगों का है, जो कोई भी पदार्थ है वह क्या है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वह कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी कहेंगे कि आवेशों की क्वांटीकरण प्रकृति यानी मूल आवेश के सिद्धांत से तात्पर्य या अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, क्या लिखेंगे इसमें कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर, चलिए इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए इसी बात को हम लिख दिए कि आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति मूल प्रकृति क्या होती है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसका पूर्ण गुणज हो सकता है। आवेश की मात्रा क्या होती है? उसका पूर्ण गुणज। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 रहेगा। ये नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसका क्या रहेगा? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का करने मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके, मतलब दशमलव में नहीं रहेगा। और इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों क्वांटीकरण प्रकृति या मूल आवेश का सिद्धांत। फिर सुनिए क्या होता है मूल आवेश का सिद्धांत? किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसका पूर्ण गुणज हो सकती है, या फिर किसी वस्तु का जो आवेश की मात्रा होगी वह क्या होगी? या तो एक इलेक्ट्रॉन होगी, या तो दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट, यही सब हो सकती है। इसके बीच में नहीं हो सकती, यानी ये इसके बीच में नहीं हो सकती, इसके बीच में नहीं हो सकती। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों की क्वांटीकरण की प्रकृति या मूल आवेश। यही हमारा क्या है? आवेशों की क्वांटीकरण की प्रकृति है। नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड हेडिंग आता है इसमें कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है इनका। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का क्या है? कूलाम का नियम। देखिए कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम जी ने क्या बताया था, इन्होंने निर्वात अथवा वायु में या ऐसे समझिए कि दो स्थिर, चलिए पहले समझा देता हूँ क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बीच इन्होंने क्या किया था? एक संबंध स्थापित किया था। इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। यानी इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके आवेशों को, यदि आवेश पहला क्यों है दूसरा Q2 है तो क्या होगा? इनके आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं इस पे।
देखिए इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लिख दिया है कि कूलाम का नियम क्या होता है कि कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल के लिए एक सूत्र स्थापित किए जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण अथवा क्या रहेगा यहाँ पे प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रहेगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि हम मान लेते हैं माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तब देखिए यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो एवं उनके बीच की दूरी क्या हो r हो, तब क्या होगा कूलाम के नियम से कि जो इनके बीच बल कार्य करेगा F प्रोपोर्शनल क्या रहेगा इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2। देखिए यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और सेकेंड क्या है कि यह प्रोपोर्शनल 1/r², यानी फर्स्ट क्या रहेगा यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और सेकेंड क्या हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड देखिए एक तरफ बराबर है, यानी यहाँ से क्या होगा यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r², यानी यहाँ से क्या होगा यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा के r²। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है k, नियतांक क्या आता है k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये हमारा क्या है कूलाम का नियम है, ये हमारा क्या है कूलाम का नियम है। तो अब यहाँ कहेंगे कि जहाँ k क्या है k नियतांक है, जहाँ k क्या है हम लोगों का नियतांक है, जिसका मान k बराबर कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारा क्या है k का मात्रक और इसका क्या है मान है। k का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यही भी यदि थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, कहेंगे कि यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में हो, तो यदि जो बिंदु आवेश ये दोनों हैं, ये दोनों क्या रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे मानते हैं यहाँ पे Q1 है और इससे r मीटर की दूरी पर हमारा क्या है आवेश Q2 है। तो यदि ये दोनों आवेश यदि हमारा क्या हो निर्वात में हो तो k बराबर होता है 1/4πε0। तो यदि ये दोनों कहाँ रहेंगे निर्वात में रहेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा k बराबर 1/4πε0 और क्या हो जाएगा यहाँ से k = 1/4πε0। तब यहाँ से हमारा जो सूत्र बनेगा अर्थात k के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे 1/4πε0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा क्या है कूलाम का नियम है, यानी यह बराबर क्या है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान r²। देखिए तो कितना आ गया यहाँ से F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। सो देखिए वो जो ε0 है, यानी यहाँ देखिए हम लोग कहेंगे कि जहाँ ε0 इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ε0 या ε0 या ε0। ये क्या हमारा एक नियतांक है, एक क्या हम लोगों का नियतांक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं इसे निर्वात की
विद्युतशीलता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये ऐसे करके नाट है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नाट। ये हमारा क्या है? एक नियतांक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का जो सूत्र बनेगा, क्या आया था हम लोगों का? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट Q1 इंटू Q2 अपान क्या आया था हम लोगों का? R²। सो यहाँ से हम लोग को मालूम चलेगा कि ये हमारा क्या है? नियतांक है, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और पढ़ते क्या है इसको? एप्सिलॉन नाट। अब नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से हम लोगों का रहेगा, यहाँ से जो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, अब रहेगा एप्सिलॉन नाट का आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान। तो एप्सिलॉन नाट का यदि हम यहाँ से आंकिक मान निकालेंगे तो हमको पता है, देखिए यहाँ पे है ना, के का मान कितना होता है? 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो यहाँ से हम लोगों का जो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट इक्वल टू, मान इसका कितना आया था? 9 × 10⁹ कितना आया था? 9 × 10⁹ आया था। सो यहाँ से यदि हम लोग करेंगे तो एप्सिलॉन नाट बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एप्सिलॉन नाट वहाँ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁹, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का? एप्सिलॉन नाट इक्वल टू 1/4 × 3.14 3.141 और गुणे कितना होगा? 9 × 10⁻9। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है एप्सिलॉन नाट बराबर 8.85 गुणे 10⁻⁻12। कितना आएगा? 8.85 गुणे 10⁻⁻12। मात्रक क्या होगा इसका? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। देखिए इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? न्यूटन। आर स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? एप्सिलॉन नाट का मान। एप्सिलॉन नाट का मान क्या हो गया? इतना हो गया। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक तो वहाँ पे लिख चुके हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज हम निकालेंगे, इसका क्या? वीमा। यहाँ से इसका हम लोग क्या निकालेंगे? वीमा। तो वीमा क्या होगा? देखिए कूलाम है, कूलाम का क्या होता है? अभी बताए थे 80 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 80 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? 80 का होल स्क्वायर बटा के न्यूटन का क्या होता है? MLT-2 MLT-2 होता है, और मीटर का क्या होता है? L2 होता है। तो यहाँ से क्या होगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा A2 T2। देखिए यम को ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना होगा? M-1 L। देखिए 2 1 कितना हो जाएगा? 3 L-3 हो जाएगा, और T को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? T2। कितना हो जाएगा? ये T2। तो इसको सही क्रम में बैठाएंगे तो कितना होगा? M-1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। अब T के पावर कितना आएगा? देखिए 2 2 4 हो जाएगा, T के पावर 4 हो जाएगा, और A के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? इसका वीमा। M-1 L-3 T4 और A2, ये इसके क्या है? एप्सिलॉन नाट का ये क्या है? हम लोगों का बीमा है। अब यहाँ पे आता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का आता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता कि कहता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है। देखिए यहाँ से एक हम लोगों का निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ वैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात के वैद्युत। देखिए यहाँ से एक हम लोग का कॉन्सेप्ट सीखिए क्या होता है एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नाट, और ये इसको हम बताएंगे ये क्या होता है। ये कंसेप्ट समझिए, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नाट। एप्सिलॉन नाट क्या है? माध्यम। ये एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। ये हमारा क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और के क्या हमारा? परावैद्युतांक है। के हमारा क्या है? परावैद्युतांक। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमारा क्या होता है कि देखिए ये हमारा क्या होता है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये हमारा क्या है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से यदि हम कहेंगे कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यहाँ से परिभाषा देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका देखिए हमको परिभाषा नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। कहेंगे किसी माध्यम का परावैद्युतांक के, किसी माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नाट। किसी माध्यम परावैद्युतांक के तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नाट के गुणनफल को निरपेक्ष वैद्युतशीलता
उस पदार्थ की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको किससे प्रकट करते हैं? एप्सिलॉन से। किससे प्रकट करते हैं इसको? एप्सिलॉन से। फिर सुनिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ के परावर्तनांक के तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल को उस माध्यम का निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको किससे प्रकट करते हैं हम लोग? एप्सिलॉन से। इसको किससे प्रकट करते हैं हम लोग? एप्सिलॉन से। तो हमारे यहाँ से क्या होगा? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और यहाँ से हम लोग का जैसे यहाँ से परावैद्युतांक की यदि परिभाषा देना होगा, परावैद्युतांक तो परावैद्युतांक को हम लोग किससे प्रकट करते हैं? के से। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग किससे प्रकट करते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन क्या होता है हम लोगों का? निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता इसको हम लोग कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है। तो यदि यहाँ से देखिए कंसेप्ट हमारा क्या था कि एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, यही सब परिभाषा आएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी पदार्थ के, यानी कि जो माध्यम में रखा है, यानी कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, सजेस्ट ऐसे कहेंगे, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावर्तनांक के कहते हैं। फिर सुनिए क्या होगा? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? माध्यम की वैद्युतशीलता के कहते हैं। यदि यहाँ पे हमको करना होगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, तो यहाँ से क्या होगा? एप्सिलॉन बाई के। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एवं उस माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपात को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या होगा? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा माध्यम परावर्तनांक के अनुपात को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको किससे पढ़ते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।